नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिसको कवर कर लेंगे तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इन टॉपिक्स को कवर कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्या टॉपिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में 395 आर्टिकल्स हैं अगर हम काउंटिंग करें। ऐसे तो 470 के आसपास आर्टिकल्स हो जाते हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं और मल्टीपल अमेंडमेंट्स हैं। 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारा अभी विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूर लिंक में जाकर के अभी पेड बैच में एनरोल हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बता रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट है जिसको कि कवर कर पाना अपने आप में बहुत ही आसान नहीं है। अगर मैं डी बासु की किताब की बात करूं तो 15 वॉल्यूम्स में ये बुक आती है और 15 वॉल्यूम्स की ये किताब लगभग 12 से 15,000 पन्नों में बटी हुई है। उसमें से बहुत काम की बातें जो आपके एग्जाम के लिए है आज मैं आपको बता रहा हूं। 10 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहला टॉपिक है प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसे क्योंकि संविधान का मुखपत्र कहा जाता है, आईडी कार्ड कहा जाता है। कुछ शब्द इसमें आते हैं जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो हमारे संविधान को डिफाइन करते हैं, है ना। हम बताते हैं कि हम क्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। तो हम जस्टिस सिक्योर करना चाहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, इक्वलिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे प्रियम्बल में। और यहां से क्वेश्चन आते हैं। जब कभी भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है उससे रिलेटेड केस लॉज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल के साथ में बहुत कम शब्दों में बता दूं, एसआर बोम्मई का केस आएगा जिसमें बताया गया कि सेक्युलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्षता, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। केशवानंद भारती जिसमें प्रियम्बल को संविधान का अभिन्न अंग बताया। बेरूबाड़ी केस जहां पर मैं बताया कि संविधान का अभिन्न अंग हमारा प्रियम्बल है ही नहीं। ऐसी बातों को भी आपको साथ में देखना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक है प्रियम्बल जिसको आपको पढ़ लेना है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से 35 में आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 19 टू 22 इसमें हम राइट टू फ्रीडम, बहुत तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ेंगे। 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पढ़ते हैं। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 में हम धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 29 और 30 में हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 32 जो अपने आप में संविधान की आत्मा कही गई है, जिसे कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बात आपको और बता दूं, अगर आपके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट जो है यही लेकर चला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये जो सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 6 मेजर राइट्स के बारे में बताया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चार्ट में भी आपके सामने है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो श्रीमती चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से लेकर के अभी लेटेस्ट हमारे पास सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 तक के मामले हैं, जहां फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड केसेस को समझते हैं। लगभग 100 के आसपास लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, जो आपको पढ़ना और जानना चाहिए। इसके साथ ही जो थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीपीएसपीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल 36 से 51 में आप जाएंगे तो वेरियस टाइप के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता चलता है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो संविधान बना रहे थे तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अब जब हमारा देश आजाद हो गया है, हम जन कल्याण के लिए काम करें और वेलफेयर स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाली सरकारों को यह बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति के निदेशक तत्व हैं कि जब नीति का निर्माण करेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। बहुत सारे केसेस हैं
जिनमें से एक मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आपने खूब सुना होगा 1980 का, जिसमें कि हम इस बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज चौथे नंबर पे आता है। आर्टिकल 51 ए में जो है 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया है, हमारे मूल संविधान में नहीं था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये जोड़े गए हैं। कुल मिला के 11 इनकी संख्या है और ये भी आपको पढ़ना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस हैं, एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स का मामला है, और भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए। फिर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में आर्टिकल 52 से 78 में आप पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और इसके साथ ही आप जो है आर्टिकल 153 से 167 में पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है, कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल कौन बन सकता है, इनके पावर क्या होते हैं, इनके वेतन भत्ते क्या होते हैं, टर्म क्या होता है, कब तक ये पद पर रहेंगे, अगर कोई इनके डिस्प्यूट हैं तो इनको रिजॉल्व कौन करेगा। फिर इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट डालते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब बातें आपको ध्यान से पढ़नी होंगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर छठे नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में बात करें और स्टेट में जाते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य की विधानसभा के बारे में आपको पढ़ना होता है। पार्लियामेंट के बारे में आप पढ़ेंगे 79 से लेकर 122 तक, और हमारा पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो लोकसभा का गठन कैसे होगा, है ना, लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में कैसे आते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, और राष्ट्रपति की कहानी तो आपने अलग से समझ ही ली है। फिर आते हैं राज्य की विधानमंडल के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ते हैं 168 से 212 तक। इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है, विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज बैठते हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, कैसे ये काम करते हैं, इनके पावर्स क्या हैं, आदि आदि बातें आपको यहां पढ़नी होती हैं। 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। 7वें टॉपिक में हम जाएंगे जुडिशरी। जब हम जुडिशरी में जाते हैं तो जुडिशरी को हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। एक होती है संघ की न्यायपालिका, जिसे आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 से 147 में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं, देन अपीलेट पावर्स, कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, स्पेशली 3 जजेस जो जजमेंट है जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में समझते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए, हाई कोर्ट जज बनने के लिए, फिर इनको पद से हटाया कैसे जाएगा, इनकी टर्म ऑफ ऑफिस, कितने उम्र तक ये पद पर बने रह सकते हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाननी है और हाई कोर्ट के बारे में जाननी है 214 से 231 तक। और अधीनस्थ न्यायालय, जिनको अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहा जा रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट की जगह, आर्टिकल 233 से 237 तक इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो 7वें नंबर का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है जुडिशरी। इनमें से भी मुख्य मुख्य बातों को पढ़ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर 8वें नंबर पर महत्वपूर्ण कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे आर्टिकल 76 में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आप आगे जाएंगे तो महान्यायवादी के बाद आप जो है स्कैग के बारे में यही पढ़ते हैं आर्टिकल 148 में। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हो गया, फिर कैग हो गया, कैग 148 से 151 में मिलेगा। फिर अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में आपको मिलेगा। फिर 338 में आपको एसटी कमीशन के बारे में मिलेगा। बैकवर्ड क्लास के लिए 338 बी में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। जो फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में आपको आर्टिकल 280 में जानकारी मिलेगी। तो फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन और स्टेट के बारे में ये बात करता है, आपको ये भी जानना चाहिए, इसे हम वित्त आयोग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ये 324 आर्टिकल में आपको मिलेगा, विच कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। भारत में जो चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव,
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो आर्टिकल 324 में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑफिसेस हैं, इनके बारे में भी आपको जानना और पढ़ना चाहिए। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर इमरजेंसी प्रोविजन आपको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 352 से लेकर 360 में आपको इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जानकारी मिलेगी। 3 तरह की इमरजेंसी है, आपको पता ही होगा। एक है नेशनल इमरजेंसी, 352 में पढ़ेंगे। 356 में आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसे, आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कह दिया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात जिसे कहते हैं, आर्टिकल 360 में ये मिलेगा, जो आज तक कभी भारत में नहीं लगाया गया है। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये 9 टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो 10वें टॉपिक में आता है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा 3-4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं। छोटा संविधान ही बना दिया था इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इस समय। फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पर में कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उलटने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। 73rd अमेंडमेंट जानना चाहिए, जहां पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर दिया गया है। 74th अमेंडमेंट है, जहां पर में लोकल बॉडीज के बारे में बात है। 74th अमेंडमेंट 1992 में आया है, जो आपको जानना चाहिए, जिसमें हम नगर निगम, नगर पालिका के बारे में बात करते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पहली बार देश में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात आई है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। अगर इतना आप कवर करते हैं, ये 10 टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिया है, तो इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जब कभी आप ये पूछ रहे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, तो इतनी सारी बातों में से इतनी काम की बातें आप पढ़ लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए। अगर आप किसी और टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट से ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम शब्दों में, कम समय में जानना समझना चाहते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन सटीक हो सके, प्रिसाइज हो सके, फोकस्ड हो सके, और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि आप और कौन से सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहते हैं। अभी मैंने टॉपिक समझाए नहीं है ना, मैं सिर्फ लिस्ट बता रहा था आपको कि ये आपको पढ़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जुड़िए, जरूर बताइए, और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऐसी लिस्ट हम लेकर आते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज से। नमस्कार, जय हिंद।